कल का जो सेशन था हमारा भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अपन ने चर्चा की थी कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 डिटेल में चर्चा करेंगे जब अपन डीपीएसपी का टॉपिक पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। और तीसरा दोस्तों, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, जिसके बारे में अपन अनुच्छेद 55 में पढ़ते हैं, आर्टिकल 55 में पढ़ते हैं, जिसके अंतर। अब आगे जैसा मैप आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, और अगर ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल के बारे में बात करूं तो कैनबरा आपका बिल्कुल यहां पे कॉर्नर में आप लोग देख रहे हैं। जो क्रिकेट के शौकीन लोग हैं वो 3-4 क्रिकेट ग्राउंड्स के नाम आप लोगों को बता देता हूं। आपका सिडनी, ब्रिस्बेन, एडिलेड, मेलबर्न, ये दोस्तों जहां 4-5 क्रिकेट ग्राउंड बड़े। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्क्वेड मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्क्वेड मॉरिसन। अब दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किन महत्वपूर्ण कंटेंट्स को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, इसको लेकर चर्चा करते हैं अपन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की अवधारणा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल, प्रस्तावना की अवधारणा का जो कंसेप्ट है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, कल जब संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में मैंने आप लोगों से बात की तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना की लैंग्वेज, भाषा, जो शब्दावली है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। जबकि जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है प्रस्तावना का, जो प्रस्तावना की अवधारणा है, कंसेप्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, उद्देश्य की बात की थी अपने संविधान सभा का जब टॉपिक पढ़ा था, उद्देश्य प्रस्ताव के उद्देश्यों के संदर्भ में जब अपन ने चर्चा की थी। अगला, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। कल अपन ने चर्चा की थी संघ सूची और राज्य सूची के संबंध में। समवर्ती सूची 52 मूल संविधान के अनुसार समवर्ती सूची में 47 विषय थे, और अभी वर्तमान की अगर अपन बात करें तो राज्य सूची के 5 विषय इस सूची में और जोड़ दिए गए दोस्तों। तो कुल विषयों की संख्या अभी है 52। अगला जो कंसेप्ट लिया गया यहां से वो है संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक को लेकर थोड़ा सा दोस्तों डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा मैं आप लोगों के साथ। संयुक्त बैठक, जॉइंट सीटिंग, जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108। दोस्तों, जब अपन संसद का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा कि मुख्य रूप से विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिल। पहला साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। दूसरा धन व वित्त विधेयक, और तीसरा संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों, जब अपन साधारण विधेयक के संदर्भ में चर्चा करते हैं, जब अपन ऑर्डिनरी बिल के बारे में चर्चा करते हैं, तो स्पष्ट रूप से इस विधेयक के अंतर्गत लिखा गया है कि साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगर एक सदन ने विधेयक को पारित कर दिया है तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर दूसरा सदन इस विधेयक को 6 माह की अवधि में पारित नहीं करता है, ध्यान से समझिए दोस्तों इस चीज को आप लोग। हाँ, आरती मौर्य जी कह रहे हैं 107, 110, 117। जी बिल्कुल, साधारण विधेयक के संदर्भ में स्पष्ट सा कंसेप्ट है
कि अगर एक सदन ने पारित करके दूसरे सदन में भेज दिया और अगर दूसरे सदन ने उसे पारित कर दिया तो फाइनली देश के राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अप्रूवल देने के साथ ही वह विधेयक कानून बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर एक सदन ने उसे पारित कर दिया और दूसरा सदन 6 माह की अवधि तक अगर उस विधेयक को पारित नहीं करता है तो दोनों सदनों के बीच उस विधेयक के संदर्भ में गतिरोध समझा जाता है कि दोनों सदन इस विधेयक से सहमत नहीं है और उस स्थिति में देश के राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों इस चीज को, देश के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। दोस्तों बुलाई जाती है देश के राष्ट्रपति के द्वारा और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अब दोस्तों अगर लोकसभा अध्यक्ष सपोज कीजिए किसी कारणवश वो अपने पद पर नहीं है, अनुपस्थित है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? जाहिर सी बात है, अगर अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है तो उपाध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। अब दोस्तों अगर उपाध्यक्ष भी अपने पद पर नहीं है तो इस ज्वाइंट सिटिंग की, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? दोस्तों माया दाबाई जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन मेरा इसी में आगे मेरा क्वेश्चन है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अपने पद पर नहीं है तो उस स्थिति में इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। जो लोग ऑफलाइन क्लासेज में पढ़े उनको बहुत डिटेल में बताया गया है सारी चीजें। बिल्कुल आरती मौर्य जी ने सही जवाब दिया है कि उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता की जाएगी। फिर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर सभापति भी तो है, उपराष्ट्रपति भी तो है, उनके द्वारा फिर इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं की जाती? दोस्तों देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वह उपराष्ट्रपति होने के कारण राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस वजह से इस ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा की जाती है। दोस्तों आर्टिकल 118 के जब बारे में अपन चर्चा करते हैं तो अनुच्छेद 118 में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 3 बातें अपन ने देखी, 3 महत्वपूर्ण प्रावधान, 3 अवधारणाएं भारतीय संविधान में शामिल की गई। पहला आपका प्रस्तावना की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल, उद्देश्य प्रस्तावना के। दूसरा कंकरेंटली समवर्ती सूची और तीसरा संसद की संयुक्त बैठक। तो ये 3 प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में जोड़ा गया है। दोस्तों क्लियर? राहुल सिंह जी कह रहे हैं 6 माह पारित नहीं होता है तो दोनों सदनों के बीच विवाद होने अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाकर राज्यसभा के उपसभापति द्वारा नेतृत्व किया जाता है। राहुल जी मैं क्लियर कर चुका हूं इस बात को लेकर। चलिए दोस्तों अगला, और अगला जो मैप आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों वो है कनाडा का। तो जाहिर सी बात है कनाडा के संविधान से किन महत्वपूर्ण प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। दोस्तों अंशु माथुर जी कह रहे हैं सर समवर्ती सूची क्या होती है? इसके मामले में पहले चर्चा कर चुका हूं कि देश की शासन व्यवस्था के संदर्भ में, कानूनों के संदर्भ में 3 सूचियों का निर्माण किया गया। दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और अगर दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट रहता है, दोनों संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच में अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को ही वैलिड माना जाता है। दोस्तों क्लियर? कनाडा के संविधान से किन महत्वपूर्ण प्रावधानों को लिया गया है? तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन कनाडा की राजधानी। नीचे देख रहे हैं आप लोग ओटावा, कनाडा कैपिटल ओटावा, बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका के जस्ट ऊपर स्थित है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहां पर मैप में
ये यहां पर स्थित है कनाडा। क्योंकि ये ज्योग्राफी की क्लास नहीं है अपनी, अपन चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी को लेकर के, और उसमें अपन चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के स्रोतों को लेकर के। तो कनाडा के संविधान से किन महत्वपूर्ण प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है दोस्तों? चलिए, ये आपके कनाडा के, थोड़ा सा मैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो, अभी कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडियो कनाडा के अभी प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। चलिए, कनाडा के संविधान से किन महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया है उनको लेकर चर्चा करते हैं अपन। कनाडा का संविधान, पहला है दोस्तों केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का जो अध्ययन है, संबंधों का जो प्रावधान है दोस्तों, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्लियर? दूसरा, अवशिष्ट शक्तियां, दूसरा है अवशिष्ट शक्तियां, इंग्लिश मीडियम वालों रेजिड्यूरी पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां रेजिड्यूरी पावर्स का केंद्र में निहित होना, और इससे संबंधित अनुच्छेद 248 248 आर्टिकल 248 में उल्लेख किया गया है अवशिष्ट सूचियों को, अवशिष्ट शक्तियों को लेकर के। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अवशिष्ट शक्तियों से क्या मतलब है? दोस्तों, अपन ने 3 प्रकार की सूचियों के बारे में बात किया अभी अपन ने, संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के अतिरिक्त जितने विषय हैं, जितने अन्य विषय हैं, उन सारे विषयों को दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्लियर? तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और ये जो शक्तियां हैं, ये जो पावर्स हैं, ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट को अलॉट की गई है, केंद्र को अलॉट की गई है भारतीय संविधान के द्वारा, और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 248 में किया गया है, आर्टिकल 248 में किया गया है। क्लियर? अगला, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। सब लोगों को पता है इस मामले में कि जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, इन राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के अगर प्रावधानों के संदर्भ में अपन बात करें तो यूएसए में स्टेट्स के जो गवर्नर्स हैं उनका चुनाव होता है, उनका इलेक्शन होता है, जबकि भारत के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो भारत में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों को अपॉइंट किया जाता है, उनकी नियुक्ति की जाती है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपालों का निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है। क्लियर? अगला है उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय। जब सुप्रीम कोर्ट की पावर्स की बात करते हैं अपन, या फिर प्रेसिडेंट की शक्तियों के संदर्भ में अपन बात करते हैं, तो राष्ट्रपति की परामर्श शक्ति के संदर्भ में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 और 143 के अंतर्गत कि देश के राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधि या कानून के प्रश्न के संदर्भ में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लिया जा सकता है। तो ये जो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय का जो कंसेप्ट है, ये भी दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला है दोस्तों जर्मनी, और ये जर्मनी का मैप आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। यहां का कैपिटल, और जर्मनी के अगर राष्ट्राध्यक्ष के संदर्भ में मैं बात करूं आप लोगों से, तो जर्मनी में चांसलर कहलाता है दोस्तों वहां का राष्ट्राध्यक्ष, और अभी वर्तमान में है एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल अभी जर्मनी की चांसलर है। अब जर्मनी के संविधान से किन किन कंसेप्ट को भारतीय संविधान में अपनाया गया है दोस्तों, उनको लेकर चर्चा करते हैं अपन। तो चलिए, जर्मनी का वाइमर संविधान, और इसमें जो प्रावधान दिया गया है वो दिया गया है आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन। दोस्तों, आपातकालीन जो प्रावधान हैं
राहुल सिंह जी कह रहे हैं चांसलर मीन्स, वहां का राष्ट्राध्यक्ष को दोस्तों चांसलर ही कहा जाता है। आपातकालीन जो प्रावधान हैं, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, उनके संदर्भ में अपन ने चर्चा की थी 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में भी। अब ये बेसिक डिफरेंस क्या है कि 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में भी आपातकालीन प्रावधान, यहां जर्मनी के वाइमर संविधान से भी आपातकालीन प्रावधान, ये बेसिक डिफरेंस क्या है दोस्तों? आपातकालीन जो प्रावधान हैं उनका उल्लेख किया गया 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से, लेकिन आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकारों का स्थगन है, इससे रेलेवेंट जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से किया गया है दोस्तों। थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करता हूं आप लोगों के साथ, कंफ्यूज हो रहेंगे आप लोग। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, अगर देश में 352 लग जाता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है दोस्तों, बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं बिल्कुल। आरती मौर्य जी 358, रोशन मीना जी आर्टिकल 358 और 359, बिल्कुल मैं इन्हीं आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं दोस्तों आप लोगों के साथ। अगर देश के किसी भाग या संपूर्ण देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है 352 के अंतर्गत, और वो 352 लगता है बाहरी आक्रमण या भारत किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाता है, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 358 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 358 कहता है कि अगर देश में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत या तो बाहरी आक्रमण के अंतर्गत या फिर युद्ध के आधार पर अगर देश में 352 की घोषणा हो जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है, तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई जो 6 मौलिक स्वतंत्रताएं हैं वो स्थगित कर दी जाती हैं, वो पोस्टपोन कर दी जाती हैं। पहला। दूसरा, इसी का जो तीसरा आधार है सशस्त्र विद्रोह है, आर्म्ड रिबिलियन। अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है दोस्तों, तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान की गई 6 मौलिक स्वतंत्रताएं स्थगित नहीं की जाती हैं। वापस से रिपीट करता हूं, अनुच्छेद 352 संपूर्ण देश या देश के किसी भूभाग में लग जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है। अब 352 की घोषणा होती है 3 आधारों पर, इन 3 में से कोई एक, पहला बाहरी आक्रमण, दूसरा युद्ध और तीसरा सशस्त्र विद्रोह है। इनमें से जो ऊपर वाले जो 2 प्रावधान हैं, बाहरी आक्रमण और युद्ध, इस आधार पर अगर 352 लगता है तो 358 में क्या प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत उल्लेखित जो 6 मौलिक स्वतंत्रताएं हैं वो स्थगित कर दी जाती हैं, उनको पोस्टपोन कर दिया जाता है। लेकिन यही 352 की घोषणा, यही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में उल्लेखित ये 6 मौलिक स्वतंत्रताएं स्थगित नहीं की जाती हैं। एक और प्रोविजन आर्टिकल 359 क्या कहता है इस संदर्भ में? 359 क्या कहता है? 359 कहता है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, थोड़ा सा डिटेल में लेता हूं मैं दोस्तों, कि अनुच्छेद 20 और 21 क्या कहते हैं। आर्टिकल 359, कहीं ना कहीं आप लोगों को यह लग रहा होगा कि संविधान के स्रोत में ही लगभग थोड़ी थोड़ी जानकारी पूरे संविधान की मिल रही है दोस्तों आप लोगों को। यही उद्देश्य है, हर टॉपिक को बिल्कुल डेप्थ में पढ़ने वाले हैं अपन, तो लगे रहिए आप लोग बिल्कुल। आर्टिकल 359 कहता है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। 20 कहता है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, के संबंध में संरक्षण। अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से क्या मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को भूतलक्षी कानून का जो भूतलक्षी प्रभाव है उसके अंतर्गत अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा।
कोई कानून जो पहले प्रचलन में है और अगर उस कानून का उल्लंघन किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसे अपराधी नहीं माना जा सकता दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जा सकता है कि वर्तमान में कानून में क्या प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग। इसी अपराध दोषिद्धि के संबंध में संरक्षण से मतलब है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कभी भी। और तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, कि एक व्यक्ति को किसी एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। अरे ऐसा थोड़ी होता है, किसी ने कोई क्राइम कर दिया, पुलिस वाले ने उठाया, उसको ठुकाई पिटाई की, छोड़ दिया, फिर वापस पकड़ लिया, फिर ठुकाई पिटाई की, फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं दोस्तों, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान। भारत का संविधान कहता है दोहरे दंड का निषेध। एक अपराध के लिए किसी एक व्यक्ति को दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 21 क्या कहता है? जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से क्या मतलब है दोस्तों? कि अगर देश में 352 की घोषणा कर दी गई है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, उस स्थिति में भी अनुच्छेद 20 और 21 में उल्लेखित जो मौलिक अधिकार हैं उनको स्थगित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। मोदाराम हिंगरा जी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अब दोस्तों सोच के देखिए आप लोग, अगर 352 के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अगर अनुच्छेद 21 को स्थगित कर दिया जाए तो क्या होगा? कल्पना करके देखिए एक बार कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 21 को समाप्त कर दिया जाए, अनुच्छेद 21 को स्थगित कर दिया जाए तो क्या हो सकता है? 21 को स्थगित करने का मतलब है सरकार जब चाहे तब किसी भी व्यक्ति को शूट कर सकती है, जब चाहे तब किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर सकती है। जबकि दोस्तों अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो आगे पढ़ने वाले हैं अपन, जापान के संविधान से जिस कंसेप्ट को लिया गया है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को पूर्ण किए बिना किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो ये अनुच्छेद 20 और 21 में उल्लेखित जो मौलिक अधिकार हैं उनको राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी स्थगित नहीं किया जा सकता। समझ पा रहे हैं दोस्तों? इस बात का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 359 में। चलिए आगे। तो जर्मनी के संविधान से ये महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है रसिया। पूर्व में सोवियत संघ के नाम से जिसे जाना जाता था, 1991 में इसका विभाजन कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में रसिया के संदर्भ में अगर अपन बात करें, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं रसिया का मैप। और उसके बाद दोस्तों वर्तमान में अगर रूस के प्रेसिडेंट के संदर्भ में मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो व्लादिमीर पुतिन अभी रूस के, रसिया के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं अभी। क्लियर? अब दोस्तों रूस के संविधान से किन महत्वपूर्ण प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? बहुत सारे लोग जवाब भी दे रहे हैं। नीलम मिश्रा जी कह रहे हैं रसिया से फंडामेंटल ड्यूटीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक एक कंसेप्ट को अपन चर्चा करेंगे यहां पर। जी, सोवियत संघ पूर्ववर्ती का संविधान, कि इस संविधान से किन महत्वपूर्ण प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो दोस्तों पहला है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की गलती नहीं है दोस्तों, ऑप्शन भी एग्जामिनर इसी प्रकार के देता है। क्वेश्चन रहता है
कि मूल संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों की संख्या, और पहला ही ऑप्शन एग्जामिनर देता है 10। स्टूडेंट जैसे ही देखते हैं कि मूल संविधान की बात हो रही है यहां पर, फटाफट उनको दिमाग में 10-11 कंसेप्ट आएगा, और जैसे ही पहला ऑप्शन दिखता है 10, फटाफट टिक करते हैं और अपने मन में खुश हो जाते हैं कि वाओ, इतना इजी क्वेश्चन, ये तो हमारा सही हो गया। अभी भी बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, रोशन मीना जी सब लोग जवाब दे रहे हैं 10-10-10, अमित गौर, माया धाबाई, सब लोग 10-10 का जवाब दे रहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मूल संविधान की। ऑप्शन इस प्रकार से आते हैं 10, 11, 8 या 0। ऑप्शन आते हैं 10, 11, 8 और 0। तो मैक्सिमम की कहानी खत्म हो जाती है 90% की यही 10। इतना आसान क्वेश्चन, हाउ इजी क्वेश्चन। और जैसे ही एग्जाम देकर के बाहर निकलते हैं और राजी होकर के अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि यार ये एक क्वेश्चन तो मेरा सही हो गया बिल्कुल। कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं आजकल एग्जामिनर का, पता नहीं कोई लेवल ही नहीं इस एग्जाम का तो। और फिर पता लगता है कि एग्जामिनर का लेवल तो सही है लेकिन लेवल आपका खराब है। दोस्तों यही तो बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कहीं ना कहीं एक प्रेशर एस्पिरेंट पे होता है, और उस एस्पिरेंट को जिस पर्टिकुलर एस्पिरेंट ने जज कर लिया वो निकल जाता है और बाकी लोग फेल होके आ जाते हैं। तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था दोस्तों। आगे जाकर इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण समिति का गठन किया जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 12 सदस्यीय यह समिति थी, और इस समिति के द्वारा सिफारिशें दी गई, अपनी रिपोर्ट पेश की गई। भारतीय संविधान में संशोधन हुआ 42वां 1976 में, और इसी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, और भाग था दोस्तों भाग 4 क। अनुच्छेद जोड़ा गया 51 क, और उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। सूर्य प्रकाश गोगासर जी क्या लिख रहे हैं आप? दस मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया दोस्तों। हाँ बिल्कुल अब करेक्ट किया है उन्होंने। सूर्य प्रकाश गोगासर जी ने पहले लिखा था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, भाग 4 के अनुच्छेद 51 के, और उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए दोस्तों। ये मौलिक कर्तव्य का जो कंसेप्ट है इसी पूर्ववर्ती सोवियत संघ से लिया गया है दोस्तों। आगे डिटेल में चर्चा करेंगे अपन मौलिक कर्तव्यों को लेकर के कि क्या क्या मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं। अक्सर जब अधिकारियों में बात आती है, राइट्स की जब बात आती है, तो हर व्यक्ति बिल्कुल फ्रंट फुट पे होता है, लेकिन जब बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज की, मौलिक कर्तव्यों की, और क्या है दोस्तों अपने मौलिक कर्तव्य? हमारे राष्ट्रगान का आदर किया जाना चाहिए, राष्ट्र ध्वज का आदर किया जाना चाहिए, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जिन महत्वपूर्ण लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया उनका आदर किया जाना चाहिए, देश की राष्ट्रीय जो एकता है, अखंडता है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए, वन्य जीव का संरक्षण किया जाना चाहिए। तमाम दोस्तों अपन डिटेल में चर्चा करेंगे जब फंडामेंटल ड्यूटीज का अपन टॉपिक लेंगे। चलिए और क्या क्या कंसेप्ट हैं जिनको सोवियत संघ से लिया गया है। अगला है दोस्तों प्रस्तावना में न्याय। प्रस्तावना में न्याय, अब न्याय का कंसेप्ट 3 प्रस्तावना का टॉपिक पढ़ेंगे अपन। जस्ट इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रीएम्बल का रहेगा, प्रस्तावना का रहेगा, जहां से बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अजय जी कह रहे हैं कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय जी आप। भारतीय संविधान में संशोधन किया गया 86वां 2002 में, और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक अभिभावक का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएं। जी हां, बहुत शानदार जवाब देते हैं कुछ दोस्त हैं वो। नीलम मिश्रा जी कह रहे हैं कि 11वां 2002 में, बिल्कुल सही कह रहे हैं नीलम जी आप लोग, बहुत बेहतरीन। राहुल सिंह जी, रोशन मीना जी, बहुत बढ़िया।
प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है, ये आदर्श दोस्तों प्रस्तावना में कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से इसे लिया गया है दोस्तों। सामाजिक न्याय के संदर्भ में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा मैं आप लोगों के साथ। सामाजिक न्याय से मतलब है कि समाज में जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर व्यक्ति को समान समझा जाएगा। अगर आर्थिक न्याय की मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो आर्थिक न्याय का मतलब है हर व्यक्ति को अपना आर्थिक दृष्टि से विकास करने का अधिकार होगा, आर्थिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। तीसरा है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक न्याय को लेकर मैंने पहले भी चर्चा की है आप लोगों के साथ कि मतदान देने का अधिकार आप लोगों को है। अगर वयस्क मताधिकार की जो 3 योग्यताएं हैं, वो योग्यताएं अगर आप लोग रखते हो तो आपको वोट देने का अधिकार है। अब 3 योग्यताओं के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो पहला, वयस्क मताधिकार की 3 योग्यताएं कौन सी दोस्तों? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, मूल संविधान में था कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो। मूल संविधान में क्या था दोस्तों? कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो। लेकिन राजीव गांधी सरकार के समय भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो इंप्लीमेंट हुआ, इसके द्वारा ये जो वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु थी, इसको घटाकर 21 वर्ष से कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है दोस्तों? मतदाता सूची में, स्थानीय मतदाता सूची में नाम रजिस्टर्ड हो, नाम पंजीकृत हो, ये वयस्क मताधिकार। तो राजनीतिक न्याय की अपन बात कर रहे थे, और राजनीतिक न्याय का जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो यही है कि आपको सरकार चुनने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। और वोट देते देते खूब टाइम बीत गया और लग रहा है कि यार बहुत टाइम हो गया दूसरे लोगों को वोट देते देते, अब तो कम से कम मेरी भी इतनी वैल्यूएशन है कि मैं भी चुनाव लड़ लूं, मैं भी इलेक्शन लड़ लूं। और दोस्तों उस चीज को देखते हुए आप लोगों को भारतीय संविधान के द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया है राजनीतिक न्याय के अंतर्गत कि आप उम्मीदवार भी बन सकते हैं, आप उम्मीदवार भी बन सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान कि अगर लग रहा है कि सरकार हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही है, हमारे हिसाब का मतलब है न्याय संगत, ऐसा नहीं कि हर आदमी के हिसाब से सरकार काम करे, तो उस कंडीशन में सरकार की आलोचना कर सकते हैं आप लोग। सरकार की आलोचना करने का दोस्तों इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है, यह केवल हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में ही अवेलेबल है दोस्तों। गर्व कीजिए अपने आप पर दैट यू आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। तो प्लीज इस प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो केवल इस प्रकार के लोकतांत्रिक देशों में ही उपस्थित है दोस्तों, वरना चाइना जैसे देश, उत्तरी कोरिया जैसे देश में जाके देखिए। अभी कोरोना में उत्तरी कोरिया का क्या सीन है पता है आप लोगों को? सुनने में आया था कि नॉर्थ कोरिया में एक आधा केस देखने को मिला और 2 दिन बाद पता लगा कि कोई पॉजिटिव केस है ही नहीं नॉर्थ कोरिया में। अब आप समझ जाइए क्या हुआ होगा जी। चलिए तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो कहां से लिया गया है दोस्तों? सोवियत संघ से लिया गया है। चलिए अगले कौन से देश के संविधान से किस प्रकार के कंसेप्ट लिए गए भारतीय संविधान में, उनकी बात करते हैं अपन। जी नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अपन फ्रांस के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रांस के बारे में। और फ्रांस का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के चेहरों पे बिल्कुल मुस्कुराहट आ गई होगी, एफिल टावर की दिमाग में बातें आ रही होंगी। सबसे पहले बात करूंगा मैं फ्रांस की कैपिटल को लेकर, पेरिस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, जैसा आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, कैपिटल पेरिस। अब पेरिस के राष्ट्राध्यक्ष कौन है इस वक्त, उनको लेकर बात कर लेते हैं अपन। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं अभी इमैनुअल मैक्रोन।
फ्रांस के प्रेसिडेंट, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं अभी इमैनुअल मैक्रोन। हाँ, राहुल सिंह जी कह रहे हैं राफेल लिया है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, फ्रांस के संविधान से किन महत्वपूर्ण प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, उसको लेकर चर्चा करते हैं अपन। पहला है दोस्तों गणराज्य, रिपब्लिक। पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं आप लोगों के साथ। रिपब्लिक से क्या मतलब है, गणराज्य से क्या मतलब है? किसी देश का राष्ट्र प्रमुख, किसी देश का राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत ना होकर बल्कि निर्वाचित होता है, जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, वो बात अलग है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इनडायरेक्टली। अप्रत्यक्ष का मतलब है हम राज्य की विधानसभाओं में एमएलएज को चुनते हैं। केंद्र की अगर अपन बात करें तो लोकसभा में सांसदों को चुनते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और फाइनली फिर देश के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। गणराज्य का मतलब है कि राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत ना होकर, राजा का बेटा राजा नहीं। अरे ऐसा कोई प्रोविजन थोड़ी है भारत में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उनका बेटा तो राष्ट्रपति नहीं बना। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने, उनका बेटा तो राष्ट्रपति नहीं बना। कहने का मतलब यही है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, बल्कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति इस देश का राष्ट्र प्रमुख होगा। और ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? रिपब्लिक व्यवस्था कहलाती है, गणराज्य कहलाता है ऐसा। अगला, प्रस्तावना में स्वतंत्रता। जब नेक्स्ट हमारे क्लास में प्रस्तावना का टॉपिक लेंगे तो वहां पर बिल्कुल डिटेल में मैं बात करूंगा दोस्तों आप लोगों के साथ। 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। समानता की बात करेंगे, 2 प्रकार की समानता, इक्विटी, अवसर और प्रतिष्ठा की। और बंधुत्व की अगर मैं बात करूं तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता व अखंडता। ये जो आदर्श हैं ये दोस्तों फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। एक दोस्त ने ऊपर बिल्कुल, अशोक बैरवा जी ने कहा था कि 1789 से लेकर 1799 के बीच में जो क्रांति हुई, बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी आप। फ्रांस में दोस्तों 1789 से लेकर 1799 के बीच क्रांति हुई, और इसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं ये भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं दोस्तों। क्लियर? बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं जी, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अगले देश को लेते हैं अपन। और जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, फटाफट बताइए कौन से देश का मैप है ये, जल्दी बताइए दोस्तों। अगर इसी हिसाब से चले तो शायद आज भी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा अपना। तीसरी क्लास खत्म होने को है, लेकिन अभी भी भारतीय संविधान के स्रोत कंप्लीट नहीं हुए हैं हमारे। फटाफट बताइए मैप देख करके कौन से देश का मैप है ये, और कौन से देश के संविधान से लिए गए प्रावधानों की बात करने वाले हैं अपन। लवली डियर जी, अशोक बैरवा, राहुल सिंह, नीलम मिश्रा, सब लोग कह रहे हैं कि क्लियर है जी। बिल्कुल, राहुल सिंह जी, माया दाबाई, नीलम मिश्रा, दिनेश प्रजापति, सूर्य गोगा सर, साउथ अफ्रीका जी, बिल्कुल। और क्रिकेट के जो शौकीन हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि यही वह शहर है जोहान्सबर्ग, यही वह शहर है जोहान्सबर्ग जहां 2003 का मेंस का क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत हारा था, और फिर 2007 में इन 2007 पहला T20 वर्ल्ड कप MS धोनी की कप्तानी में भारत ने जीता था जी। दोस्तों, इसी दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं कि इस दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। सुनील बिश्नोई जी बिल्कुल कह रहे हैं जोहान्सबर्ग जी। दोस्तों,
ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र प्रमुख, वहां के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से किन महत्वपूर्ण प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, उसको लेकर चर्चा करते हैं अपन। पहला है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। दोस्तों, संविधान संशोधन को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। अभी पिछला जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ, उस सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया दोस्तों। कुछ लोग कह रहे हैं नेल्सन मंडेला की भूमिका, हां नेल्सन मंडेला की भूमि, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल प्रियंका राजपूत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोस्तों, संविधान में संशोधन सामान्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। एक साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशिष्ट बहुमत के द्वारा, और तीसरा विशिष्ट बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के द्वारा। लेकिन अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि अनुच्छेद 368 में कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है, कितने प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो देयर आर 2 टाइप्स, केवल 2 ही प्रकार का उल्लेख किया गया है 368 में। पहला है संसद के विशिष्ट बहुमत के द्वारा, विशिष्ट बहुमत का मतलब है 2/3, 2/3, और दूसरा विशिष्ट बहुमत और आधे राज्यों की सहमति। डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम संविधान संशोधन का पूरा एक टॉपिक लेंगे, लगभग 3 से 4 घंटे क्लास लेंगे दोस्तों, और उस 3 से 4 घंटे क्लास में डिस्कस करेंगे अपन संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के। जी बिल्कुल। दूसरा है दोस्तों, इस संदर्भ में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, मनोनयन को लेकर चर्चा कर चुके हैं अपन। पिछले जब आयरलैंड के संविधान के संदर्भ में जब अपन ने चर्चा की तो वहां पर चर्चा कर चुके हैं। यहां पर राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन को लेकर क्या कंसेप्ट है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है दोस्तों, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। फिर कौन करता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है दोस्तों। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला लेते हैं अपन। नेक्स्ट है जापान। अगला कौन सा है दोस्तों? जापान। जापान के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो ये वहां की कैपिटल टोक्यो, और जापान के राष्ट्राध्यक्ष के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो ये जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। अब जापान के संविधान से क्या महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है दोस्तों? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, नीलम मिश्रा जी कह रहे हैं कि कैपिटल ऑफ जापान टोक्यो। बिल्कुल सर। रघुवीर सिंह डागुर सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपका। चलिए दोस्तों, जापान के संविधान से किन महत्वपूर्ण कंसेप्ट को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है उसको लेकर चर्चा करते हैं अपन। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आर्टिकल 21, अभी रिसेंटली अपन ने चर्चा की थी इस संदर्भ में। अभी कुछ ही समय पहले अनुच्छेद 21 को लेकर अपन ने चर्चा की थी, और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आप लोगों को बताया था दोस्तों मैंने कि जब तक विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर लिया जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान दोस्तों जापान के संविधान से लिया गया है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि विभिन्न देशों से जो महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय संविधान में जोड़े गए, एक पूरा टॉपिक अपने संविधान के स्रोत का पढ़ा, उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ साझा की, वो इंफॉर्मेशन आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आप लोग लगातार डागोर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और अपनी स्टडीज से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक बेहतरीन मुकाम दीजिए दोस्तों।
आगे आने वाले 1 से 2 महीने में विभिन्न जो पेंडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वे सारे एग्जाम्स होने जा रही हैं दोस्तों। तो प्लीज आप लोग, अब बैठने का समय नहीं है, उठिए, जागिए और लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, उस स्टेटमेंट को दोस्तों आप लोग याद रखिए। मुझे आप लोगों से विदा लेनी पड़ेगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों।